हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिवीजन सीरीज। आपको सभी विषय की रिवीजन सीरीज दी जाएगी। आज की क्लास सोशल साइंस के सेकंड चैप्टर की है। सेकंड चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन और साथ में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। आज सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। ज्योग्राफी की ये क्लासेस चल रही हैं, तो आइए आज के सेशन में क्या है ये देखते हैं हम और रिवाइज करते हैं सेकंड चैप्टर को। आपका सेकंड चैप्टर है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वन एवं वन्य जीव संसाधन में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस लेसन से 1 अंक का और साथ में 3 अंक का एक क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन इस अध्याय से हैं, मतलब आपके सिलेबस में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। सही विकल्प में सबसे पहला प्रश्न है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं हम इन्हें क्या कहते हैं? तो उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं हम उन्हें कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। क्योंकि प्राथमिक उत्पादक हम पौधों को कहते हैं और पौधों पर सभी जीव निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर रहते हैं? तो पौधे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, क्योंकि पोषण जो है प्रत्येक जीव को पोषण चाहिए जीवित रहने के लिए, और पोषण के लिए क्या चाहिए? पोषण के लिए चाहिए पौधे। तो प्राथमिक उत्पादक वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहेंगे। दूसरा है वन्य जीव। दूसरा प्रश्न देखिए, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। पहला कानून कब बनाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1988 या वन्य जीव अधिनियम 1986। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बता दें इसका आंसर क्या होगा। हम आपको बता रहे हैं वन्य जीवों का आवास रक्षण। तो जब हम बात करते हैं वन्य जीवों की, तो वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए सबसे पहला कानून जो आया था वो आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अधिनियम, और इसके तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर को संरक्षित करना है, टाइगर को बचा के रखना है अगली पीढ़ी के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, तो इसका आंसर हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? नर्मदा सागर परियोजना, पहली बात तो ये बताइए नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? आपने अपवाह तंत्र पढ़ा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहलाती है। तो नर्मदा सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश की परियोजना है, इसीलिए किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित होगा? मध्य प्रदेश राज्य का ही वन क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बताओ? मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? देखिए प्रश्न है शांत घाटी। आपको याद रखना है केरल की 3 फेमस चीजें कौन कौन सी? सबसे पहली है शांत घाटी। पहली कौन सी? शांत घाटी। दूसरी साइलेंट वैली, और तीसरी चुपचाप घाटी। इसीलिए कह रहे हैं चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, समझ गए? तो तीनों क्या है? एक ही है। अरे हमने कहा जो शांत घाटी है ये केरल में है। कहां पर है? केरल में। शांत घाटी, साइलेंट वैली, और अपनी भाषा में चुपचाप घाटी, इसीलिए चुपचाप पढ़ो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, सरिस्का बाघ रिजर्व, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि सरिस्का बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाघ परियोजना
देखिए राजस्थान में मिलेगा आपको सरिस्का बाग परियोजना। अभी हमने बताया आपको केरल में है शांत घाटी, जिसको आप साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, चुपचाप घाटी। ठीक है, अगला है कर्नाटका। कर्नाटका में बांदीपुर बनेरघट्टा है। उड़ीसा की बात करें तो अभी आप छोड़ दीजिए उड़ीसा को, अभी देखिए सरिस्का बाग रिजर्व कहां पर है, राजस्थान में। फिर कभी एक वीडियो हम आपको लेके आएंगे जिसके लिए जितने भी टाइगर रिजर्व है या फिर हम कहें जितने नेशनल पार्क है उनका एक वीडियो अलग से बना देंगे जो भारत में है और जो महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था उड़ीसा में। कहां पर? ओडिशा। तो ओडिशा राज्य याद रखिए, ओडिशा में संयुक्त राज्य प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। ओडिशा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण। पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में, पूर्वोत्तर भारत की बात करें जैसे असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, ये वाले जो क्षेत्र हैं इनको हम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, तो ये राज्य होंगे। कौन से राज्य होंगे? इन राज्यों को हम कहेंगे पूर्वोत्तर राज्य। और साथ में कुछ मध्य भारत भी होगा। तो पूर्वोत्तर राज्य और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है स्थानांतरित के लिए। किसके लिए? स्थानांतरित कृषि के लिए ये वनों की कटाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र, कुल मिला के क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो वन है सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मेरा प्यारा मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर? मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी भोपाल, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करिए रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रत्येक एक अंक का क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र की दो प्रसिद्ध जनजातियां आपको याद रखना है, मुंडा एवं संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति? एक है मुंडा, दूसरा है संथाल। और ये जनजातियां किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो ये जनजातियां महुआ वृक्ष की पूजा करती हैं। साथ में क्या? कदम वृक्ष की पूजा करती है। कदम याद आ रहा है? यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो कदम वृक्ष और महुआ वृक्ष, इन दोनों वृक्षों की पूजा मुंडा और संथाल जनजातियां जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र अभी अभी बताया गया था मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। भारत में सघन वन क्षेत्र, सघन वन का मतलब घना जंगल। कैसा जंगल? घना जंगल। कितने प्रतिशत भाग पर है? 12.4% भाग पर है। कितने प्रतिशत? 12.4। हम कहें भारत में जो कुल वन क्षेत्र है वो कितना है? तो भारत में कुल वन क्षेत्र है कितना? 24.56%। कितना प्रतिशत? 24.56%। अगर भारत में कुल 100 भाग पर, भारत में कुल 100 भाग है तो इस 100 भाग भूमि में लगभग 24.56 भाग, हम ये कहें कि लगभग 25 भाग पर क्या है? 25 भाग पर वन है। और उसमें भी 12.5 यानी 12.4 भाग पर क्या है? सघन वन है। आपको याद रखना है भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% जंगल है और उसमें भी 12.4% क्या है? 12.4% सघन वन है, घना जंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखें, सही जोड़ियां मिलाइए। मिलाओ भाई सही जोड़ी, बनाओ सही जोड़ी। कैसे बनाना सही जोड़ी? लाइन खींच के बनाएंगे हम। एक का और दो का ब ऐसा नहीं लिखेंगे। ध्यान से सुनना। बीज बचाओ आंदोलन, ये जो बीज बचाओ आंदोलन है ये संबंधित है नवोदायन से। किससे संबंधित है? नवोदायन से।
चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन वनों की कटाई की रोकथाम के लिए चलाया गया था। कहां चलाया गया था? उत्तराखंड में। कहां चलाया गया था? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, जो हिमालयी प्रदेश है उत्तराखंड, यहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला है संयुक्त वन प्रबंधन। 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन की सबसे पहली शुरुआत उड़ीसा राज्य ने की, कुछ देर पहले हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है और भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 का अधिनियम है। देख, क्वेश्चन वही है, घूम घूम के आते हैं, बार बार आते हैं, आपके एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, वही बार बार वही नहीं आते, मतलब जो पिछले साल आया था अगले साल फिर आएगा, फिर अगले साल आएगा। इन्हीं क्वेश्चन को आपको याद करना है, बार बार पढ़ना है। इस वीडियो को तो आप बार बार देख ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य बताइए, तो सही गलत बताइए। आ जाओ, सत्य असत्य। उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। अभी अभी कुछ देर बाद पहले बताए थे, संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में आया था, ठीक है। और ये सबसे पहला कौन से राज्य ने? उड़ीसा राज्य ने किया था। एकदम सही बात है, 100% सत्य। क्या है? उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। दूसरा, चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया, यह भी सत्य बात है, क्योंकि चिपको आंदोलन कहां चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था, आपको याद रखना है, उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। सरिस्का बाघ रिजर्व कहां पर है? ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है, ये गलत हो गया। अगला देखिए, अगला है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, एकदम सही बात है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56%, 24.56% जो हिस्सा है, ये क्या है? इतने भाग पर वन है, जंगल है। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है, इसीलिए भारत में शेर सर्वाधिक है। अभी लगभग 2900 बाघ हमारे भारत में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, यह भी बात एकदम 100% सत्य है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, तो यह भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। भाई मूल्यवान है, इसीलिए तो हमने उसे आरक्षित किया है, कंजर्व किया है, सुरक्षित किया है। आरक्षित का मतलब उसे सुरक्षित किया जाए, उसे नष्ट होने से बचाया जाए, हम उसे कहते हैं आरक्षित वन। तो आरक्षित वनों को क्या है? सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, एकदम सही बात है। आरक्षित जो वन होते हैं मूल्यवान वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन? अरे अभी बताए थे, याद करो, टिहरी में चलाया गया था बीज बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बीज बचाओ आंदोलन। ये टिहरी में चलाया गया था किसानों के द्वारा। भारत में स्थानांतरित कृषि मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब एक जगह पे आपने कृषि किया, फिर उसको छोड़ा, फिर अगली जगह पे गए, जंगलों की कटाई की, फिर वहां पे कृषि किया, कुछ सालों तक वहां पे कृषि किया, फिर वहां से छोड़ दिया, फिर अगली जगह जाके जंगलों की सफाई की, फिर कृषि किया। ऐसी कृषि को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। मतलब जैसे आप लोग ड्यूटी करते हैं,
ड्यूटी मतलब आप लोग नहीं, जो ड्यूटी करने वाले लोगों को देखा होगा, आपके मम्मी पापा, तो ये लोग क्या करते हैं, कभी ड्यूटी किया, फिर दूसरी जगह गए, फिर स्थानांतरित हो गया, फिर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। तो भारत में जो स्थानांतरित कृषि है, इस टाइप की कृषि की एक बार किए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए, ये कहां पर होता है, तो यह होता है पूर्वोत्तर भारत में। कौन से भारत में? पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत एवं मध्य भारत में, ठीक है, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में, तो पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में आप इस खेती को करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है? तो जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विनाश से जुड़ा है। कौन से विनाश से? सांस्कृतिक विनाश। आपको याद रखना है, अगर जैव संसाधनों का विनाश होता है तो संस्कृति का भी विनाश हो जाएगा, या संस्कृति का विनाश होता है तो जैव संसाधनों का विनाश होगा। जैव संसाधनों का विकास, जो विनाश है, किसके विनाश से जुड़ा है? सांस्कृतिक विनाश से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अनुपलब्ध, इसका उत्तर वो भी अनुपलब्ध। प्रश्न अनुपलब्ध, उत्तर भी अनुपलब्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां, अभी आपसे कहा था हमने कि इस क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वो महुआ की पूजा करती हैं। किसकी पूजा? महुआ की। और महुआ से क्या बनता है? आपको पता है, महुआ से बनता है एल्कोहल। और एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल? ये विज्ञान में पूछा गया सवाल कि एल्कोहल में, यानी कि शराब में कौन सा एल्कोहल? बताओ, शराब में कौन सा एल्कोहल? शराब में कौन सा एल्कोहल? अरे शराब में एथिल एल्कोहल पाया जाता है, आपको याद रखना है, साइंस का क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो महुआ की पूजा की जाती है कहां पर? कहां पर? छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां। एक और वृक्ष है जिसको हम कहते हैं कदम। क्या कहते हैं? कदम। तो कदम और महुआ की पूजा कौन से लोग करेंगे? छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भी है प्रश्न अनुपलब्ध, तो इसका बताओ आंसर भी अनुपलब्ध। प्रश्न अनुपलब्ध, उत्तर भी अनुपलब्ध। अगला क्वेश्चन, भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी, इसका नाम है चीता। 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, और इतनी ही रफ्तार से आपकी स्टडी होनी चाहिए। कितनी रफ्तार से? 112 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी रफ्तार है? चीते की रफ्तार है। ठीक, याद रखना है, भूमि पर सबसे तेज चलने वाला स्तनधारी क्या है? चीता है। स्तनधारी क्या है, इसको हम साइंस में समझेंगे जब विज्ञान की क्लास आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? श्लेष और वर्ण संबंधित है कृषि से। किससे? कृषि से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? अगर विकासशील देश है तो विकासशील देशों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और इसी अत्यधिक जनसंख्या को, किसको? अत्यधिक जनसंख्या। ठीक, अत्यधिक जनसंख्या, इस अत्यधिक जनसंख्या को ही हम मानते हैं कि विकासशील देशों में ये पर्यावरण के विनाश का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टिहरी में किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या नाम था? बीज बचाओ आंदोलन। टिहरी में कौन सा आंदोलन? बीज बचाओ आंदोलन। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था चिपको आंदोलन। च से चमोली, च से चिपको, ऐसा आपको याद रखना है। और टिहरी में कौन सा आंदोलन? टिहरी में चलाया गया था बीज बचाओ आंदोलन। तो ये थे आपके वन लाइनर क्वेश्चंस। अगला देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न। और ये जो लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, ये 3 अंक के प्रश्न होंगे। 3 नंबर्स में आपको पूछा जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न इस अध्याय से। तो इस अध्याय से 1 अंक के और 3 अंक के क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। भौतिक पर्यावरण का मतलब जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल।
जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। ये जो तीनों मंडल मिल करके जैव मंडल का निर्माण करते हैं और इसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। समझ गए? भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन प्राथमिक उत्पादक है जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं और यही है वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों के नाम बताइए। कोई 3 कारक लिखिए। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। पहली बात तो ये समझें कि जैव विविधता किसे कहते हैं। हमने कहा कि 1 किलोमीटर का दायरा है, आप ऐसा समझ लो कि 1 वर्ग किलोमीटर, ये 1 वर्ग किलोमीटर है। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने प्रकार के जीव रहते हैं? जैसे हमने कहा कि इस 1 वर्ग किलोमीटर में 10,000 प्रकार के जीव रहते हैं। 10,000 प्रकार के, हम ये कह रहे हैं 10,000 नहीं, 10,000 प्रकार के। जैसे चींटी हो गई, जैसे कछुए हो गए, मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल हो गए, तो ये अलग अलग प्रकार के हुए। ठीक है, तो वैसे हमने कहा कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जितने प्रकार के जीव रहते हैं इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। एक क्षेत्र होगा, अब वर्ग किलोमीटर को हटाओ, हमने कहा कि मान के चलो पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है, जैसे जैसे हमने कहा इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडिया के क्षेत्र में कंगारू नहीं पाए जाते जबकि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। तो वो जो विशिष्ट क्षेत्र होगा उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए कि कौन से कारक हैं जो जैव जीवों की विविधता को प्रभावित करते हैं। एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव रहते हैं उनको कौन प्रभावित करता है? पहला है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवों के आवास का विनाश। कौन प्रभावित करेगा? वन्य जीवों के आवास का विनाश। आपने जंगल सफाया कर दिया तो क्या होगा? वहां से जीव दूसरी जगह पे चले जाएंगे। जंगली जानवरों को मारना, वो आखेटन, आखेटन का मतलब ही होता है शिकार करना। तो जंगली जीवों को मारना और आखेटन, यह भी क्या होगा? यह भी उनके जैव विविधता को प्रभावित करेगा। अगला है पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण। पर्यावरण का अगर प्रदूषण होता है तो जीवों का जीव जो है वो नष्ट भी हो जाते हैं या वे जो जीव हैं दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाएंगे। अगला है दावानल। ये दावानल क्या है? जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। जो जंगलों में वृहत पैमाने पर आग लग जाती है गर्मी के दिनों में, आप उसको कहते हैं दावानल। आपने सुना होगा कि ठंड के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ठंड के दिनों में आग लगती है, तो हम ये कहें कि वहां पे गर्मी पड़ती है उन दिनों में जब भारत में ठंड होती है। तो ये जो जंगल की जो आग लगती है आप इसे ही कहते हैं दावानल। तो क्या क्या हो गया? भारत में जो जैव विविधता है इसको कम करने वाले कारकों में सबसे पहला है जीवों का विनाश, जंगली जानवरों का मारना और आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण, और साथ में दावानल यानी जंगल की आग। दूसरा देखिए, दूसरा है पर्यावरण का विनाश। किसका विनाश? पर्यावरण का विनाश के अन्य मुख्य कारणों में, अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान वितरण है। किसका? संसाधनों का असमान वितरण और असमान उपभोग, और साथ में पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। पर्यावरण के रखरखाव की जो जिम्मेदारी है उसमें असमानता भी जैव विविधता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। आमतौर पर विकासशील राष्ट्रों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। पर्यावरण के जो विनाश है उसका मुख्य दोषी कौन है? तो हम कहेंगे अत्यधिक जनसंख्या, जो कि विकासशील देशों की बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के विनाश के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो जैसे कि हमने इसके पहले
जो क्वेश्चन देखे थे उसका आंसर इसी का आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के विनाश के मुख्य कारक। आप इसको वापस से देख करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो आरक्षित वन किसे कहेंगे? देश के आधे से अधिक वन को आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। तो आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? वह वन क्षेत्र जिसे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है या संरक्षित किया गया है, जहां पर कटाई प्रतिबंधित होती है, ऐसे क्षेत्रों को हम आरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित वन। और आरक्षित वन क्षेत्र में हम ये कहें कि आधे से अधिक वन क्षेत्र, मतलब हमने आपको बताया था 24 कितना परसेंट, 5-6%। ये क्या है? भारत का कुल वन क्षेत्र है और इसमें भी 12.4% जो है ये आरक्षित वन क्षेत्र है। तो भारत में आरक्षित वन क्षेत्र क्या है? तो वह वन क्षेत्र जिसे वन्य जीवों के लिए हमने क्या करके रखा है, आरक्षित करके रखा है, संरक्षित करके रखा है, हम उसे आरक्षित वन कहते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित है और यह वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से हमें क्या सीख मिलती है? क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हें पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से हमें क्या सीख मिलती है? विनाश और पुनर्निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण मतलब पर्यावरण का विनाश होगा और साथ में पुनर्निर्माण होगा। तो पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। स्थानीय समुदायों को, जहां वहां के रहने वाले जो लोग हैं, हम उनको कहेंगे स्थानीय समुदाय। तो जो स्थानीय समुदाय है, वहां स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रीय हो और पर्यावरण हितैषी हो, साथ में आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। ठीक है, तो हमें क्या सीख मिलती? हमें यही सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, साथ में जो ऐसे नियम यूज किए जाने चाहिए या विकास में ऐसी क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो। जनमानस मतलब लोगों पर केंद्रित हो और पर्यावरण हितैषी हो। क्या हो? पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। आर्थिक रूप से प्रतिफलित मतलब उससे कुछ फायदा भी हो रहे हो। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखिए, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कब और किन कारणों से हुआ? भारत में वनों को नुकसान कब हुआ और किन कारणों से हुआ? तो हम कहेंगे सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ। कौन से काल में? उपनिवेश काल। उपनिवेश काल का मतलब वह समय जब भारत गुलाम था। जब भारत क्या था? गुलाम था। इस समय को कहते हैं उपनिवेश काल। तो उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। किस किस के कारण हुआ? उपनिवेश काल में रेल लाइन से हुआ, कृषि से, व्यवसाय से, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण वनों को सर्वाधिक नुकसान होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा। तो उपनिवेश काल में तो ये कारण थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्यों? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कृषि क्रांतियों ने क्या किया? कृषि क्रांतियों ने वनों का विनाश किया। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में एक वन सर्वेक्षण होता है जो हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है वो कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। देखिए, अगर हम कहें उपनिवेश काल में, तो उपनिवेश काल में रेल लाइन,
कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन। खनन का मतलब है खानों से जो भी धातुएं प्राप्त करते हैं वो खनन क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। जबकि उपनिवेश काल के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में किस कारण से हुआ, तो हम कहेंगे उसका मुख्य कारण रहा कृषि। क्यों? क्योंकि जो कृषि का फैलाव है, ये जो कृषि का फैलाव है, इसके कारण कितना 1951 से 80 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था वह मतलब जंगलों से कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। अब उतनी जगह पे कृषि की जा रही है। नेक्स्ट और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती, जिसे श्लेष और वर्ण खेती के नाम से जाना जाता है, खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। वनों की कटाई को ही हम वनों का निम्नीकरण कहते हैं, कम होना, अर्थात वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। और इसे ही आप क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। तो आप कहेंगे कि एक जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है? जंगलों को काट करके वहां पर खेती की जाती है, फिर दूसरी जगह पर जंगलों को काट करके वहां खेती की जाती है, कुछ दिनों तक वहां खेती किया, फिर दूसरी जगह जाकर के खेती किया। इसे ही आप कहते हैं स्थानांतरित कृषि। अगला प्रश्न देखिए। अगला, वनों की कटाई के 3 परोक्ष परिणाम लिखिए। वनों की कटाई के 3 परिणाम बताओ, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हमने कहा सबसे पहला है वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्यजीव जातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वनों की कटाई के कारण ऐसी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको आपने रेड डाटा बुक में संकलित करके रखा है। अच्छा, रेड डाटा बुक आपने कक्षा 8वीं में पढ़े थे, फ्लोरा एवं फौना, इस अध्याय में आपने पढ़ा था। रेड डाटा बुक कोई बुक होती है जिस पर क्या होता है, जिस पर विलुप्त होने वाले जो जंतु हैं उनके नाम लिखे हैं या जो विलुप्त हो रहे हैं उनके नाम लिखे हैं, उसको आप कहते हैं रेड डाटा बुक। तो हमने कहा लुप्त होने वाली जो वाणिज्य की दृष्टि, वाणिज्य का मतलब होता है उद्योग धंधा व्यापार, तो वाणिज्य की दृष्टि से जो कीमती पेड़ पौधे जो है उनकी कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्यजीव जातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। ये पहला दुष्परिणाम है वनों की कटाई का। दूसरा परिणाम देखें, कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धर होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए। वे जनजातियां जो केवल वनों पर निर्भर करती है वह तो गरीब होती जा रही है, क्योंकि अब उनको वनों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिए, अगला कारण कि वन के कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ आदि भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। हम ये कहें कि वनों के कटाई के कारण ही कई बार सूखा पड़ रहे हैं, कई बार बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अक्सर उत्तराखंड में आपने घटनाएं सुनी होंगी। तो ये किस लिए हो रहा है? ये वनों की कटाई के प्रत्यक्ष परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव संसाधनों के विनाश द्वारा सभ्यता और संस्कृति का पतन हो रहा है। जैव संसाधनों के विनाश द्वारा सभ्यता एवं संस्कृति का पतन हो रहा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस कथन की व्याख्या हम करते हैं। क्या है? जैव संसाधनों के विनाश से सभ्यता एवं संस्कृति का पतन। किसका पतन? सभ्यता एवं संस्कृति का पतन। और यही हमने खालिस्तान सही विकल्प में भी एक क्वेश्चन देखे थे कि जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है? तो सभ्यता और संस्कृति के विनाश से जुड़ा है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है, अपितु जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा है, जैसा कि निम्न बातों से स्पष्ट है। जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विनाश से जुड़ा है। कैसे? तो जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं।
यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। निर्धन वर्ग में स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को एकत्रित करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है, महिलाओं की ही होती है। तो ये इन बातों से स्पष्ट है कि जैव संसाधनों का विनाश सभ्यता के विनाश से संबंधित है या सभ्यता के विनाश को सीधे प्रभावित करता है, सीधे कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कौन से? वन संरक्षण। वन संरक्षण का मतलब वन क्या है? ठीक है, हम कहें वन संरक्षण, ठीक, इसमें संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को स्पष्ट करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई थी, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांवों के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। गांवों के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, छोटी छोटी समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है, जिससे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा फसल संरक्षण में इनसे प्राप्त लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं, प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। ये क्या है, ध्यान से सुनना। तो हमने कहा वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, ये क्या है? तो इसमें जो होगा, गांव में छोटी छोटी समितियां बनाई जाएंगी और ये समितियां वन विभाग के संपर्क करके गांव में जो भी वन है, जैसे मान के चलो जंगलों में आग लग जाती है, तो आग के बचाने का जो काम है वो समिति करेगी कि अब जो है आग से बचाया जाए। इसके बदले में क्या? तो इसके बदले में वे इमारती लकड़ी प्राप्त करेंगे या फिर जलाऊ लकड़ी प्राप्त करेंगे। तो हम इसको कहेंगे वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका। इससे वन भी संरक्षित हो जा रहा है और जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण, वन 3 प्रकार के होंगे। एक तो होंगे आरक्षित वर्ग, वर्ग नहीं, ये आरक्षित वन है ना, क्या है ये? आरक्षित वन, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें। एक है आरक्षित वन, दूसरे हैं रक्षित वन, दूसरे क्या है? रक्षित वन, और तीसरे प्रकार के होंगे अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया था कि आरक्षित वन क्षेत्र वह वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें सरकार के द्वारा आरक्षित किया गया है, जहां पर कटाई प्रतिबंधित है, जहां पर चराई यानी जो चारागाह है वह प्रतिबंधित होता है, और जो सबसे अधिक मूल्यवान माने जाते हैं। भारत का लगभग 12.4% वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है। अगला देखिए रक्षित वन। तो वह वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग कैसा है? रक्षित है। और इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए क्या की जाती है? इनकी सुरक्षा। अवर्गीकृत वन क्या है? तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अवर्गीकृत वन क्या होंगे? तो जिसमें सरकार का भी दायित्व है, जो बंजर भूमि है वह भी, और साथ में समुदाय के स्वामित्व, जैसे गांव की भूमि हो गई, ठीक है, या किसी अन्य समुदाय की अपनी पर्सनल भूमि हो गई, तो हम उसको कहेंगे अवर्गीकृत वन। 3 प्रकार के वन होंगे, याद रखो, आरक्षित क्षेत्र, और दूसरा क्या होगा? रक्षित क्षेत्र, तीसरा होगा अवर्गीकृत वन।
एक होंगे आरक्षित वन, दूसरे होंगे रक्षित वन और तीसरे होंगे अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा के क्या प्रावधान किए गए हैं? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन, वन्यजीव आवासों की कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। आपको याद रखना है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी? एक तो शिकार पर प्रतिबंध, दूसरा वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण और तीसरा जंगली जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध। क्या क्या? शिकार पर प्रतिबंध, जंगली जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध और तीसरा वन्य जीवों के आवास का कानूनी रक्षण। ये 3 प्रमुख बातें आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में क्वेश्चन नंबर 30, अब देखिए, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय। सबसे पहला, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है वर्तमान के समय में, इस पर क्या किया जाए? इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, पहला। दूसरा है, वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मान के चलो कि बहुत ही जरूरी हो गया है कि वहां के वन काटे जाएं, तो जितने वन काटे गए हैं उससे दुगने वन लगाने चाहिए। वृक्ष काटने पर उसके स्थान पर वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा, वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता की जानकारी के लिए जन चेतना और जन जागरण पैदा किया जाए। इसकी सबसे ज्यादा कमी है हमारे भारत में। किसकी? कि वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता की जानकारी ये लोगों को पता ही नहीं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें वन काटना है और बस काटना है, लगाना कम है, काटना ज्यादा है। तो हमें ये 3 बातें याद रखना है। कौन कौन सी? वन संरक्षण के 3 उपाय। सबसे पहला क्या? सबसे पहला कि वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक। दूसरा क्या? जितने वृक्ष काटे गए, जितने नहीं, हम कहेंगे वनों से वृक्ष काटने पर उसके स्थान पर वृक्षारोपण करने चाहिए। अगली बात है वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता, ये कहां तक? जनमानस तक पहुंचाई जाए। बहुत सारे हम ये कहें कि कैंपेन चलाया जाए या जन जागरूकता, जो भी है जन जागरूकता, जन चेतना या जन जागरण पैदा किया जाए। तो ये हो गए भारत में वन संरक्षण के क्या उपाय हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन विनाश के कोई 3 उपाय। उपाय नहीं हो सकता, कोई 3 कारण हो सकते हैं। कोई 3 क्या हो सकते हैं? कारण। तो भारत में वनों के विनाश के कारण, एक तो हमने कहा कृषि, कृषि के कारण। दूसरा हमने कहा उद्योग, ठीक है, उद्योगों के कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जागरूकता है वो कम होती है। इस कारण से वहां के लोग ईंधन के लिए बहुत सारे वनों का क्या कर देते हैं? बहुत सारे वनों की कटाई कर देते हैं। तो ये कारण होंगे। ठीक है, अगला, नेक्स्ट देखिए। हाँ, नेक्स्ट बस इतने ही प्रश्न थे। तो ये था आज का हमारा सेशन।
सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए लेसन 2 के। लेसन 3 का जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है वो हम लेकर के आएंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। आप लोगों को ये जो रिवीजन सीरीज दी जा रही है ये आपके लिए फायदेमंद है नहीं है, आपको कैसे लग रहे हैं ये क्लासेस, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अदर सब्जेक्ट की जैसे अभी तो हम सोशल साइंस करवा रहे हैं, साइंस की, मैथमेटिक्स की, इसकी क्लास भी बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए शेड्यूल की जा रही है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ में, अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।